सीजे हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी अंधेरे में छुपी एक नई सच्चाई लेकर आती है। यहां हम वो राज बताते हैं जिन्हें दुनिया उजाले में तो भूल जाती है, मगर रात होते ही वो फिर जाग उठती हैं। अगर आप भी डर का सामना करने को तैयार हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। रात के ठीक 10 बज रहे थे। गोपालपुर के पास बसे परगाह गांव में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। हवा एकदम शांत थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। लेकिन उस सन्नाटे में भी धान के खेतों से एक अजीब आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चल नहीं रहा, बल्कि बिना पैर उठाए बस जमीन पर घिसटता हुआ आगे बढ़ रहा हो। गांव के बुजुर्ग चौपाल पर बैठे थे। तभी दूर से कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगती हैं और चारों तरफ एक मनहूस खामोशी छा जाती है। तभी एक कान फाड़ देने वाली चीख खेतों की तरफ से आती है। बुजुर्ग चौंक कर एक दूसरे को देखते हैं और कांपते हुए बोलते हैं, फिर वही आवाजें, हमारे गांव को इनसे कब पीछा छूटेगा। कहते हैं सालों पहले गांव की एक औरत राधिका पर चोरी का गलत इल्जाम लगा था। कुछ गुंडों ने रात में उसे पकड़कर बेरहमी से मारा और धान के खेतों के बीच फेंक दिया। तब से उस धान के खेत से बचाने की गुहार सुनाई देती है, और जो उसे बचाने जाता है वो कभी जीवित नहीं लौटता। गांव की गलियों में पूरी शांति थी। रिया अपने मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी थी। उसका पति ध्रुव सुबह ही दूसरे गांव गया था। घर में सिर्फ रिया, उसका 21 साल का बेटा लवकुश और 18 साल की बेटी श्रेया थे। तभी लवकुश घर में दाखिल हुआ और लकड़ी की चौकी पर बैठ गया। श्रेया दिया जलाकर पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार मां पर जा रही थी। रिया ने पूछा, खाना खा ले बेटा। लवकुश ने बस सिर हिला दिया। आसमान में काले बादल घिर आए थे और गांव में तेज हवा चलने लगी थी। रिया ने दरवाजे से बाहर देखा और बोली, लवकुश, मौसम ठीक नहीं है बेटा, धान खुला पड़ा है, भीग जाएगा। पिताजी घर पर नहीं थे, इसलिए जिम्मेदारी लवकुश की थी। लवकुश ने दीवार पर टंगी पुरानी लालटेन उतारी। बिना कुछ बोले लालटेन जलाकर वह बाहर निकल गया। श्रेया दरवाजे के पास खड़ी उसे जाते देख रही थी। लालटेन की पीली रोशनी लवकुश के कदमों के साथ हिल रही थी। आकाश में बिजली जोर से चमकी। आवाज इतनी तेज थी कि रिया डरकर एक कदम पीछे हट गई। लवकुश मिट्टी वाले रास्ते पर चल रहा था। खेत दूर से दिखाई देने लगा था। धान का ढेर हल्का हल्का हिलने लगा था, जैसे बारिश शुरू होने वाली हो। लवकुश ने कदम तेज कर दिए। उसे बस धान को तिरपाल से ढकना था। बिजली फिर से जोर से गरजी। पूरे खेत में एक पल के लिए सफेद चमक फैल गई। लवकुश खेत में पहुंच चुका था। चारों तरफ बस हवा की तेज आवाजें थीं। उसने देखा, धान का ढेर पूरी तरह सामान्य था। तिरपाल एक तरफ सरका हुआ पड़ा था। लवकुश ने लालटेन पास में रखा और दोनों हाथों से तिरपाल उठाया। बारिश की पहली बूंद लवकुश के हाथ पर गिरा। बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। लवकुश जल्दी जल्दी तिरपाल खींचने लगा। उसके हाथ फिसल रहे थे। उसे डर था कि कहीं हवा से लालटेन न बुझ जाए।
एक और बिजली आसमान में गरजी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज था। लवकुश ने पूरी ताकत से धान पर तिरपाल फैला दिया और किनारों को ईंटों से दबाने लगा। बारिश तेज हो गई। जैसे ही लवकुश आखिरी गट्ठर ढककर सीधा खड़ा हुआ, बारिश की आवाज के बीच उसे कोई धीमी आवाज सुनाई दी। लवकुश ने सिर उठाकर दूसरी तरफ देखा। बारिश इतनी तेज थी कि सामने का खेत धुंधला दिखाई दे रहा था। उसे लगा कोई और किसान अपने धान को ढकने आया होगा और शायद उसे आवाज दे रहा है। लवकुश लालटेन उठाकर आवाज की तरफ बढ़ा। आवाज फिर आई, थोड़ी और साफ, जैसे कोई पास से बुला रहा हो। लवकुश ने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। उसने सोचा, लगता है कोई मुसीबत में है। वह बिना कुछ सोचे दूसरे खेत की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ ही देर में वह पड़ोसी खेत के किनारे पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा, धान का एक भी गट्ठर नहीं था। पूरा खेत खाली पड़ा था। लवकुश वापस मुड़ने ही वाला था कि उसके सामने अचानक एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसके कपड़े पूरी तरह फटे हुए थे, बाल चेहरे पर चिपके हुए, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने बहुत धीमी और डरावनी आवाज में कहा, लवकुश, मेरे धान के गट्ठर को भी झांक दो। लवकुश चौंक गया। उसने लालटेन ऊपर उठाकर देखा। उसे कुछ अजीब लगा। उसकी नजर नीचे गई और लवकुश अचानक से एक कदम पीछे हट गया। उस औरत के पैरों की जगह धान के 2 गट्ठर बंधे हुए थे। लवकुश डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन कीचड़ में पैर फिसलने से वह गिर पड़ा। उसके हाथ से लालटेन छूटकर बुझ गई। पूरा खेत अंधेरे में डूब गया। तभी बिजली चमकी। उस रोशनी में औरत का चेहरा साफ दिखाई दिया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं, गाल फटे हुए, कटे हुए, चेहरा आधा सूजा हुआ। लवकुश ने कांपते हाथों से पीछे सरकना चाहा, लेकिन औरत बिना आवाज किए उसके बिल्कुल पास आ गई। वह धीरे टूटती आवाज में बोली, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसी समय लवकुश का पैर किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने पकड़ लिया। औरत की लंबी हड्डी जैसी उंगलियों ने लवकुश की टांग को कसकर पकड़ लिया था। लवकुश ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही रुक गई। अगले ही पल उसका शरीर शांत हो गया। औरत ने एक तेज, कानों को चीर देने वाली चीख मारी। चीख इतनी भयानक थी कि पूरा खेत थरथरा उठा। फिर अचानक सब शांत हो गया। उधर घर में रिया दरवाजे पर बैठी लवकुश का इंतजार कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे। उसने खुद से कहा, मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं लौटा? वह जानती भी नहीं थी कि उसका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। सुबह के 5 बज गए। रिया और श्रेया ने हिम्मत जुटाई और मुखिया के घर की तरफ चलने लगी। मुखिया बाहर घूमने निकलने ही वाले थे कि रिया को देखते ही समझ गए कि कोई अनहोनी हुई है। कुछ ही मिनटों में गांव के दर्जनों लोग लाठी और लालटेन लेकर खेत की तरफ चल पड़े। खेत पर पहुंचकर मुखिया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। लवकुश कहीं नहीं था। धान के सारे गट्ठर सलीके से ढके हुए थे। अचानक पीछे से एक आदमी की जोरदार चीख सुनाई दी, इधर आओ।
कुछ मिला है। सब लोग भागते हुए उस दिशा में पहुंचे। घास और कीचड़ के बीच लवकुश की लाश पड़ी थी। लाश देखकर हर कोई पीछे हट गया। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। दोनों पैर पूरी तरह गायब थे। उनकी जगह धान के गट्ठर भरे हुए थे, जैसे किसी ने जबरदस्ती ठूंस दिए हों। और सबसे डरावनी बात, लवकुश के मुंह में भी धान का एक छोटा गट्ठर गहरे तक ठूंसा हुआ था। रिया वहीं टूटकर गिर पड़ी। मुखिया धीरे से बोले, ये उसी पिशाचिनी का काम है। मुखिया ने गहरी सांस ली और बोले, अगर इस लाश को यहीं छोड़ दिया तो वो आजाद हो जाएगी। इसे अभी दफनाना होगा। गांव वाले डरे हुए थे। मुखिया ने रास्ता दिखाते हुए कहा, चलो उस जगह चलो जहां धान पिशाचिनी को पहली बार बांधा गया था। ये वही जगह थी जहां का नाम कोई जोर से नहीं लेता था। वह जमीन एक छोटी सी ऊंचाई पर थी। चारों तरफ पुराने सूखे पेड़। मुखिया ने कहा, सूर्योदय से पहले ये काम पूरा करना होगा। अगर सूरज निकल गया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गांव वालों ने जल्दी जल्दी गड्ढा खोदा। किसी ने रोने की हिम्मत नहीं की। लवकुश की लाश को चुपचाप गड्ढे में रख दिया गया। मिट्टी डालने के बाद सब बिना पीछे मुड़े गांव की तरफ लौट आए। एक आदमी दौड़ते हुए दूसरे गांव पहुंचा और ध्रुव को खबर दिया। ध्रुव के पैरों से जमीन खिसक गया। वह 7 से 8 किलोमीटर चलते और दौड़ता हुए गांव पहुंचा। जब उसे पता चला कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ है, वह रोने लगा। लेकिन मुखिया ने उसे सख्त आवाज में कहा, ध्रुव संभल जाओ, वरना मौत का कहर फिर बरसेगा। हमने उसे सिर्फ दबाया है, मारा नहीं है। ध्रुव ने आंसू पोंछे और गुस्से में बोला, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। धर्मपुर गांव में एक अघोरी तांत्रिक आया है। हमें तुरंत वहां जाना चाहिए। गांव वाले तैयार हो गए। लाठी, लालटेन और रस्सी लेकर पूरा गांव धर्मपुर के लिए निकल पड़ा। रास्ता बेहद लंबा था। लगभग 8 घंटे चलने के बाद थके हुए कदमों के साथ सब धर्मपुर गांव और बाबा की कुटिया में पहुंचे। ध्रुव ने बाबा को पूरी आपबीती सुनाई। बाबा ने आंखें बंद की और गंभीर होकर बोले, जिस चीज से तुम लड़ रहे हो वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये कई वर्षों से बंधी हुई धान पिशाचिनी है। इसे पूरी तरह नष्ट करना होगा, वरना अगली अमावस को यह इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि पूरा गांव नहीं बचेगा। बाबा खड़े हुए और बोले, चलो अब हमें परगाह गांव पहुंचना होगा। बाबा और गांव वाले वापस परगाह गांव की तरफ चल पड़े। चलते चलते शाम हो गई और फिर अंधेरा छा गया। अचानक आसमान में काले बादल जमा होने लगे। एक जोरदार गरज सुनाई दी। बिजली बादलों को चीरते हुए नीचे गिर रही थी। बाबा ने हाथ उठाकर कहा, मत रुको, ये संकेत है कि वो जाग चुकी है। रात के 7 बज चुके थे जब वे परगाह गांव पहुंचे। गांव पहुंचते ही एक औरत, जिसका नाम पूनम था, दौड़ती हुई आई और रोते हुए बोली, बाबा, मेरा बेटा विभूति, वो उस खेत की तरफ गया है जहां पिशाचिनी बंधी है। बाबा ने चिल्लाकर कहा, जल्दी चलो, अगर अभी नहीं निकले तो हम उस बच्चे को बचा नहीं पाएंगे। सभी गांव वाले दौड़ते हुए खेत में पहुंचे। खेत की मिट्टी गीली थी और बीच में विभूति अकेला खड़ा था।
विभूति जोर से चिल्ला रहा था। मैं विभूति हूँ। मैं तुमसे मुकाबला करने आया हूँ। तुमने मेरे दोस्त को मारा है। आज मैं तुम्हारा अंत करूंगा। विभूति हवा में किसी अदृश्य चीज से बात कर रहा था। बाबा ने आगे बढ़कर कहा, बेटा पीछे हटो। तभी एक भयानक चीख खेत के बीचों बीच गूंज उठी, जैसे किसी ने धान को फाड़ दिया हो। अगले ही पल धान पिशाचिनी हवा में दिखाई दी। उसका रूप देखकर सबके होश उड़ गए। पैरों की जगह दो बड़े धान के गट्ठर लटक रहे थे, जिनसे कीचड़ टपक रहा था। हाथ बेहद लंबे थे और चेहरा फटा हुआ गाल, काली खाली आंखें और सड़े हुए धान की बदबू। बाबा ने कहा, डरो मत। बाबा ने अपने थैले से एक लोहे की कटोरी निकाली। उन्होंने कीचड़ पर राख और सिंदूर से एक रक्त त्रिकोण बनाया। पिशाचिनी हवा में चीखने लगी। बाबा ने अपनी उंगली से खून की एक बूंद निकाली और त्रिकोण के बीच टपका दी। बाबा ने मंत्र पढ़ा, शेम स्वाहा, रक्तबंधन रूप संहार। त्रिकोण से गाढ़ा धुआं निकला और उसने एक रक्षक पिशाचनी का रूप ले लिया। यह पिशाचनी आग और राख से बनी थी। तेज आवाज के साथ वह धान पिशाचिनी पर झपटी। दोनों पिशाचनियों की लड़ाई घंटों तक आसमान में चलती रही। अंत में रक्षक पिशाचनी ने अपनी आंखों से सफेद आग छोड़ी और एक जोरदार प्रहार किया। धान पिशाचनी चीखती हुई जमीन पर आ गिरी। जैसे ही वह गिरी, उसका शरीर जलने लगा। उसकी चीखें पूरे खेत में गूंज उठीं और देखते ही देखते वह राख में बदल गई। बारिश ने उस राख को बहा दिया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लवकुश की कुर्बानी ने आज पूरे गांव को उस श्राप से मुक्त कर दिया था। पिशाचिनी के राख बनते ही बाबा ने गांव वालों से बेहद शांत स्वर में कहा, अब उसका अंत हो चुका है। मैं वापस धर्मपुर जा रहा हूँ। इतना कहकर बाबा धीरे धीरे उसी रास्ते लौट गए जहाँ से वे आए थे। गांव वाले बस खामोशी से उन्हें जाते हुए देखते रहे। अगली सुबह परगाह गांव का मंजर पूरी तरह बदल चुका था। वो डर, वो खौफ अब खत्म हो गया था। कुत्तों का रोना थम गया था। रातों में अब डरावना सन्नाटा नहीं, बल्कि सुकून महसूस होने लगा था। लोग फिर से अपने काम पर लौट आए। बच्चों ने खेतों में खेलना शुरू कर दिया। रिया और श्रेया भी धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने लगी। पूरे गांव ने राहत की सांस ली और सालों बाद परगाह गांव एक बार फिर हंसी खुशी और शांति से जीने लगा।